समझ पाए तो that will be difficult for you people. Today the thing which will be discussed in today's class, that is basically about the rules of making a pressy. pressy कह सकते हैं, pressy कह सकते हैं upon you. देखिए बेटे, प्रेसी बनाते हुए कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रखना होगा. पहले मैं इसको रीड आउट करता हूं. A well pressy should be a serviceable substitute for the original work. पहली बात ये कि जो कुछ ओरिजिनल था जब आप इसे लिखें तो ये उसको सेकंड करे. पढ़ने वाला कहे कि वो बात और ये बात एक ही है. पहली कामयाब प्रेसी की निशानी है. दूसरी बात, द गोल ऑफ अ प्रेसी इज टू प्रिजर्व द कोर एसेंस ऑफ द वर्क इन अ मैनर दैट इज बोथ क्लियर एंड कॉन्साइज. पहली बात ये है कि आपने इसको कुछ इस तरह से बनाना है कि इसका अल्टीमेट एम इसके अंदर ये मौजूद हो कि एक तो ये क्लियर हो और ये अपने मतलब में पूरा हो, मुख्तसर भी हो और वाज़ेह भी हो, समझ भी आ रहा हो. और कहा व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी द राइटर शुड फॉलो द बिलो गिवन रूल्स टू मेक इट एन इफेक्टिव पीस ऑफ वर्क. बेटे, आपने किन किन चीजों को दिमाग में रखना है, आइए मैं आपको बताता हूं. रूल्स ऑफ मेकिंग अ प्रेसी. पहले देखें, सबसे पहले बेटे जब आप एक प्रेसी बनाते हैं तो पहला रूल आपके सामने क्या है? द वेरी फर्स्ट थिंग यू आर सपोज्ड टू गो थ्रू दैट इज टू रीड केयरफुली. कह रहे फर्स्ट रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस केयरफुली टू समराइज इट. देखिए बेटे, ये तो कोई इतना तेज हो नहीं सकता. इवन आप अगर बहुत शार्प, अगर कोई बहुत डिलिजेंट भी हो, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट भी हो, तब भी इसको एक दफा तो पढ़ना पड़ेगा ही. लेकिन एक दफा पढ़ने से ये बात समझ आती है क्या है. दूसरी दफा पढ़ते हैं तो कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं. तीसरी दफा आप अपना माइंड बना लेते हैं कि अब इसमें से मैंने क्या एक्सट्रैक्ट क्या करना है, क्या चीज निकालनी है. तो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज्ड टू गो थ्रू द गिवन पैसेज ट्वाइस और थ्राइस. तो इससे फायदा क्या होगा? दिस विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज. इस 2-3 दफा की रीडिंग से आप इस काबिल कम अज कम हो जाएंगे कि आपको ये तो पता चल जाएगा कि भाई लिखा हुआ मवाद है इसमें एटलीस्ट 50-60 वो वेरी करता है लोगों की शार्पनेस पे कि कौन कितना एक्सट्रैक्ट. कोई 100% समझ जाता है, कोई 20%, कोई 40, कोई 50, कोई 100. जितना समझ आ सके उतना आप एक्सट्रैक्ट उसमें से निकाल सकते हैं. दूसरा बात, अंडरलाइनिंग. पहले कितनी दफा पढ़ेंगे बेटा? 1, 2, 3 दफा पढ़ लें. अंडरलाइन एंड मार्क द इंपॉर्टेंट आइडियाज और एसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. बेटे, आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए और जब आप प्रेसी बना रहे हो तो डायरेक्ट लिखना ना शुरू करें. आप ये देख लें, अच्छा ये बंदा कोई पूछे कि सर मुझे कैसे पता चलेगा इसमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है, मैं इनको बिल्कुल ओमिट नहीं कर सकता. तो मैं कहता हूं बेटे, उसको समझने के लिए सबसे पहली बात है कि प्रेसी राइटिंग में दिए हुए क्वेश्चंस को पहले पढ़ लो. एक दफा आपका कॉम्प्रिहेंशन हो या प्रेसी राइटिंग, पहले क्वेश्चंस पढ़ लें. क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब मैंने अंडरलाइन क्या करना है. ठीक है बेटे, और उन्हीं सवालात के जवाबात से आप जो एक्सट्रैक्ट बनाएंगे वो एग्जैक्ट आपको उस पॉइंट पे लाएगा जो एक एग्जामिनर आपसे चाह रहा है. अच्छा बेटे, दूसरी बात क्या है? कहते हैं आउटलाइन. आउटलाइन का मतलब क्या है? With the help of underline ideas, draw the outline of your press. Outline का मतलब समझ रहे हैं? ये वो होगा जो आपकी समरी का टाइटल बन जाएगा. एक आउटलाइन निकाल लें. आउटलाइन से 2 मतलब निकाले जा सकते हैं. देखिए, एक पढ़ने से 2 फायदे होंगे. आपने अंडरलाइन किया तो पहली बात है कि आपको टाइटल मिलेगा, और आउटलाइन का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक मुख्तसर खाका बनाने के काबिल हो जाएंगे कि भाई पहले तो 40 लाइनें थी, मैं 10 पर आ गया, 15 पे आ गया, मैं 15 को लिख कर देखता हूं कि इस 15 से क्या बनने जा रहा है. लेकिन वो 15 वो सारे पॉइंट्स जो पहले से शुरू किए बेटे, उनको आपने नहीं भूलना है. अगली बात है ओमिशन. ओमिशन का मतलब होता है रिमूवल, मिटाने का अमल. इसमें क्या होगा बेटे? omit all the unnecessary information or the long phrases which could be replaced by one word. All the adjectives and the adverbs can also be omitted in order to make a good pressy. देखिए बेटे, कहने का मतलब ये है कि pressy is the art of summarizing something, and if you do not have knowledge of, if you do not have command over vocabulary, short expressions, short sentences, transitional devices, it will become quite difficult for you people to write it down. देखिए बेटे, बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि पूरे के पूरे को उठा के वैसे के वैसे लिख देना ये कोई आर्ट नहीं है. हो सकता है यहाँ पर इस पर थोड़ा सा हल्का हाथ रखा जा सकता है, बट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग इन कम्पिटिटिव एग्जाम या अपने बोर्ड के एग्जाम में, तो वहां पूरे पैरामीटर्स और पूरे स्टैंडर्ड्स को देखा जाता है कि भाई ये क्या इसके रूल्स हैं, क्या ये उसको फॉलो कर रहा है, यानी तब आपको नंबर नहीं मिलने वाले. तो बेटे क्या है कि आप गैर जरूरी जो मालूमात है पहले उसको बाहर निकाल के फेंक दें. ठीक हो गया. दूसरी बात ये बेटे कि कोशिश ये करें कि आपके पास ऐसी वोकेबलरी, ऐसे एक्सप्रेशंस हो जिससे आप एक लंबे या 2 लंबे सेंटेंसेस को शॉर्ट करके एक वर्ड से रिप्लेस करें. ठीक है. अगली बात बेटे, वही बात चल रही, डोंट ओमिट. अब हमने क्या, वो कहते हैं ना, करना क्या है, डू एंड डोंट्स. अब पहली बात क्या थी? जो गैर जरूरी है वो निकाल दें. अब डोंट ओमिट का मतलब क्या? व्हाइल मेकिंग अ प्रेसी द राइटर शुड नेवर ओमिट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज व्हिच आर एसेंशियल टू बी डिस्क्राइब्ड. देखिए बेटे, एक आम जो बिगनर होता है, जैसे आपके लेवल पे, अगर हम इसको चेक करते हैं तो मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम ओरिजिनल पॉइंट्स को निकाल दिया जाता है या उसी चीज को एज इट इज उठा के उनकी वर्डिंग में लिखा जाता है. बिल्कुल कोई नंबर नहीं मिलने वाले,
कोई नंबर नहीं मिलने वाले। तो पहली बात है, जरूरी डिटेल्स को रखना है, गैर जरूरी डिटेल्स को निकाल देना है, लेकिन जो जरूरी डिटेल्स है उनको ओमिट करने से परहेज करना है। साइज, अब असल पॉइंट ये आ रहा है, कीप द फैक्ट इन योर माइंड दैट द लेंथ ऑफ पैसेज शुड बी द 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। बेटे ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट है ही नहीं और आप पैसे लिखते जा रहे हैं, हमारे दिमाग में ये बात होती है कि क्वांटिटी इज एवरीथिंग। आई स्वेयर क्वांटिटी इज नथिंग, क्वालिटी इज एवरीथिंग। अगर आप क्वालिटी को मेंटेन न कर सके, क्वालिटी का मतलब है कि कम लफ्जों में लिखकर बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटे साइज क्या होना चाहिए, मैं इसकी मिसाल ये दे देता हूं कि अगर 90 अल्फाज है 30 पे जाइए, 30 अल्फाज है 10 9 पर जाइए, 9 अल्फाज है 3 पर जाइए। मतलब रफ एंड रेडी आपको फिगर दे रहा हूं। कोई बच्चा कहता है सर अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे चला जाता हूं तो मैं फिर उसको कम से कम ये कहता हूं बेटे कि ये 35 भी हो सकते हैं, 100 अल्फाज 40 भी हो सकते हैं, लेकिन कीप वन थिंग, सबसे आइडियल तो ये कि जो उन्होंने कहा वो फॉलो करो। कंपेटिटिव एग्जाम में तो पूरा पैरामीटर लगा होता है, लेकिन अगर कोई उससे थोड़ा मुख्तसर, थोड़ा क्या अगर उसके हाफ पे भी आ जाता है तब भी मेरा ख्याल है आपके लेवल पर कामयाबी डेफिनेटली उसको मिल जाएगी। स्पीच कौन सी यूज करनी बेटे, सबसे बड़ी गलती जो आपकी प्रेसी राइटिंग में वो ये है, अ प्रेसी शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इफ देयर इज डायरेक्ट स्पीच इन द पैसेज इट शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कहा ही सेड आई विल डू इट, ही सेड दैट ही वुड डू इट। अब हमारा कोई भी बच्चा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मामले को देख ही नहीं रहा होता, वो इनडायरेक्ट स्पीच में जा ही नहीं रहा होता। मैंने कहा ना कि या तो वो एग्जैक्ट वही लिख देता है या तो वो मेन पॉइंट्स कोई बाहर फेंक देता है और उनमें से कुछ उठा के एज इट इज लिख देता है, नंबर नहीं मिलने वाले। टेंस और पर्सन कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, ही शी इट दे या एम्बिगस। एंड द पास्ट टेंसेस, आपकी प्रेसी पहली बात दिमाग में रख लीजिए बेटे, इसको पास्ट टेंस में अनलेस अगर कोई फैक्ट आ रहा है, कोई सही आ रही है, उसको नहीं बदल सकते आप, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम टाइम इसको पास्ट में ले जाना है जो रूल है। और दूसरी बात, आपका पर्सन थर्ड पर्सन होंगे, ही शी इट दे या नाम आ जाता है। कहता है अगला, इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ द प्रेजेंट टेंसेस शुड बी यूज्ड। क्या मतलब है, द राइटर सेज दैट गॉड इज वन, इसको नहीं चेंज कर सकते हम। द स्कॉलर वांटेड टू कन्वे द मैसेज दैट द अर्थ इज राउंड, बेटे इसको नहीं चेंज कर सकते हम। जहां यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया, सहींग आ गई, कुरान पाक की कोई आयत आ गई, कोई किसी बड़े की सहींग आ गई, इसको चेंज नहीं करते। The tenses will remain the same। लेकिन अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने कहा सर आप तो खुद कह रहे थे कि इनडायरेक्ट स्पीच, अब मैं इसको इनडायरेक्ट में करूं तो मैं यही कह रहा हूं कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो एक कुदरती सच्चाई है या कोई ऐसी बात जो बड़ों ने कही है, कुरान पाक है या अल्लाह पाक का हुक्म है या सुन्नत है या हदीस है, डेफिनेटली वो चेंज नहीं होगी। और आखिर में ओन वर्ड्स, अब देख लो, अ प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स एंड द राइटर शुड एब्सटेन फ्रॉम बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। सबसे बड़ा गिला तो यही है बेटे कि आज तक जो प्रेसी बनती आ रही है उसमें हुआ यही है कि बच्चों ने अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहा, एग्जैक्ट वो वही वर्डिंग लगा के दे देते हैं। तो मुझे बताएं कि उसने आपको एग्जामिन क्या करना है फिर। उसके बाद दो ऑप्शन रह जाते हैं, या तो वो एक दफा पढ़ेगा कि अगर इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, इसने चंद एक लाइनें फेंक दी वो भी इंपॉर्टेंट थी, या तो नंबर सारे कट जाएंगे। रो दो कि आपको एक प्रेसी के अंदर जो सबसे बड़ी बात है उसमें नंबर ही नहीं मिल रहे। और आप बेटे जो क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, दीज आंसर्स शुड बी इन योर ओन वर्डिंग इन अ शॉर्ट एंड फॉर्म एंड एक्सप्रेशंस एंड द वर्डिंग्स शुड बी योर ओन। पहले कल एक बात की थी बेटे, हमने कहा था सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी उस वक्त आती है जब सिंपल वर्डिंग में आओगे। कोई ये ना सोचे कि मुझे मुश्किल अल्फाज का इंतखाब करना होगा और मैं बड़े बड़े बेहतरीन सेंटेंस ला, नॉट एट ऑल। जितने सादा अल्फाज में ला सकते हो, छोटे सेंटेंस यूज कर सकते हो, आपके सेंटेक्चुअल जो सेंटेक्स है उसमें गलती कभी भी नहीं होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटे? अच्छा अगली बात देखिए बेटे, प्रेसी ऑफ आवर डायलॉग, द प्रेसी ऑफ आवर डायलॉग और कन्वर्सेशन शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव। देखो बेटे, अगर किसी की दरमियान मुकालमा चल रहा है, मुकालमा कैसे, ही सेज टू मी, फिर यहाँ ये लाइक दैट, इट शुड बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव, यानी जैसे स्टोरी टेलिंग होती है उस तरह जाना पड़ेगा, वो भी थर्ड पर्सन ही होगा। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, देखिए बेटे वही बात आ गई, अ प्रेसी राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब कल भी बता चुका था कि वो अपनी जात को दूर रखेगा, इससे अपने ख्यालात को दूर रखेगा, अपने इमोशंस को दूर रखेगा, अपने आइडियाज को दूर रखेगा, कोई चीज इंक्लूड नहीं करेगा। ही शुड नॉट ऐड हिज पर्सनल आइडियाज टू अ प्रेसी, पुट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर्स। उसके पास एक इख्तियार है, मुख्तसर बनाओ और तरतीब से, जैसे कोई एक बंदा सीढ़ी से उतर रहा है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, इस तरह ही आपने ऑर्डर्स में एक फ्लो कायम करना है। अगर आपके रिटर्न के अंदर फ्लो नहीं है तो डेफिनेटली इसका मतलब रिदम टूट गया, और रिदम टूट गया तो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। और आगे वन पैराग्राफ, देयर कुड बी टू और मोर पैराग्राफ्स इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, व्हाइल मेकिंग द प्रेसी ट्राई टू राइट ऑल द आइडियाज इन वन पैराग्राफ। देख लो बेटे, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है कि अगर आपको 3 पैराग्राफ भी मिल रहे हैं, 2 भी मिल रहे हैं, 4 भी मिल रहे हैं, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इट शुड बी कर्टेल्ड और कन्वर्टेड इनटू द
वन पैराग्राफ। डिटेल्स आपके सामने, पॉइंट्स आपके सामने थे, वो सारे शेयर हो गए। अच्छा बेटे, अब कोई बोलता है रफ ड्राफ्ट, हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन बेटे रफ ड्राफ्ट पता है कैसे बनता है? आपने फर्ज करें आपने 2-3 दफा पढ़ने के बाद अंडरलाइन किया हुआ है, अब आप उसको पढ़ने के बाद जरा एक दफा दोबारा पढ़ें कि नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं और जो मैं जिन चीजों को अंडरलाइन कर चुका हूं, क्या ये उससे मुलाकात या उनकी इनसे कोई कोऑर्डिनेट्स या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस बन रही है, कोई कनेक्शन बन रहा है, कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, तब तो ठीक है। तो रफ ड्राफ्ट और फाइनल ड्राफ्ट क्या है बेटे? कि जब आप इस बात पर मुत्तफिक हो गए एंड यू आर रीचिंग द कंसेंसस एंड यू आर थिंकिंग दैट नाउ इज द टाइम टू राइट इट डाउन, तो बेटे थर्ड पर्सन, पास्ट टेंसेस, करेक्टनेस, क्लैरिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इन तमाम चीजों को रखते हुए और 1/3 योर ओन वर्डिंग, उसके बाद आप फाइनल ड्राफ्ट पर आए, मुमकिन तौर पर आपकी तमाम गलतियां उसमें से कम हो जाएंगी। अब बेटे आइए, कोई कहता है कि सर मुझे जरा ये तो बताएं कि होगा कैसे, ये किस तरह से है। एक मैंने आपके लिए एक पैसेज यहां पर नोट किया, जरा गौर कीजिएगा बेटे। अमीर हमजा, वुड यू माइंड रीडिंग इट आउट? Life of action and danger moderates the dread of death. It not only gives us fortitude to bear pain, but teaches us at every step that precarious tenure on which we hold our present being. Thank you. Sedentary and the students' men are the most apprehensive on this score. Dr. Johnson was an instance in point. A few years seemed to him soon over compared with those sweeping contemplations on time and infinity with which he had been used to pose himself. In the still life of a man of letters, there was no obvious reason for change. He might sit in an armchair and pour out cups of tea to all eternity, would it had been possible for him to do so. But the most rational cure after all for the inordinate fear of death is to set a just value on life. If we mere wish to continue on the scene, to indulge our head strong humor and tormenting passions, we had better be gone at once. And if we only cherish a fondness for existence according to the good we desire from it, the pang we feel at parting which it will not be very severe. देखिए बेटे, अब ज़ाहिर बात है मैंने तो इसे एक दफ़ा पढ़ा, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ज़रा गौर करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Suggest a title for the passage. What type of people are afraid of death and why? How can we get rid of the fear of death? What idea do you form about Dr. Johnson from this passage? Explain the meanings of the words written in the bold types. Make a précis of the passage. अब गौर कीजिए बेटे, सबसे पहले सोल्यूशन देखिए। टाइटल क्या बनाया? द फियर ऑफ डेथ, इफ लिखा हुआ है। नंबर 2, पीपल हु स्पेंड, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? पीपल हु स्पेंड much time sitting and studying are the most afraid of death because they lead a peaceful life and want no change. तो पहली बात उसने सवाल यही पूछा था, भाई किस किस्म के लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, तो जवाब मिल गया। ये आपको सिखा रहा है करना कैसे। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था बेटे कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल, ये हमने पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन था हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ द डेथ। क्या कहता है? द मोस्ट सेंसिबल वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द फियर इज इफ डेथ इज टू इन्वॉल्व life properly. We should know that our hold upon life is very risky and that we may die any moment. तो कहने का मतलब क्या हुआ बेटे कि देखिए मौत ने तो आना ही आना है, और हम कितना भी इसको ग्रास्प कर लें हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो होना क्या है कि लाइफ के अंदर ये दिमाग अपने बात में बिठा ले, जिसने आना है, अगर मौत ने आना है तो आना ही आना है, सो व्हाई शुड वी बी अफ्रेड ऑफ दैट। ये मैं अपनी तरफ से जवाब नहीं दे रहा, ये वो जगह है जो एक्सट्रैक्ट किया गया है आपके पैसेज से। अच्छा बेटे, कह रहा है व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन की स्टेटमेंट से क्या मिला? कहता है फ्रॉम दिस पैसेज वी लर्न दैट डॉक्टर जॉनसन वाज अफ्रेड ऑफ डेथ, ही लेड अ पीसफुल लाइफ एंड वांटेड नो चेंज, ही वाज फॉन्ड ऑफ टी। पता ये चला कि भाई वो ज्यादातर टाइम पीसफुल रहता था और उसका ज्यादातर वक्त जो है चाय में गुजरता था, इसलिए वो खौफ ज्यादा रहता था मौत से। और इस किस्म के लोग ही, खुद राइटर ने लिखा, जो ज्यादा पढ़ते हैं आम चेयर पे बैठ के और ज्यादा चाय पीते रहते हैं और उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं है, वही मौत से ज्यादा डरते हैं। और अगली बात थी बेटे, कह रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रीकैरियस टेन्योर, इट मीन अनसर्टन पीरियड। प्रीकैरियस का मतलब तो खौफनाक, लेकिन यहां पर उसने मतलब बता दिया अनसर्टन पीरियड और लाइफ। फिर का इनऑर्डिनेट फियर, अनरीजनेबल फियर, फियर ऑफ डेथ। ठीक हो गया बेटे? और अगली बात जरा समरी देखिएगा बेटे, वो बात जो मैंने पढ़ी थी पहले और इसने जो प्रेसी बनाई राइटर, इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल लेस फियर डेथ।
कहता है people who lead a lazy and peaceful life are the most afraid of death. The most sensible way of getting rid of fear of death is to value life properly. If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death. So this was all about your Pressy writing. I hope if there is any sort of problem, you can ask me. I will share these slides with you people too. तो ये एक लेक्चर था बेटे, इसके बारे में हमने बात की और मुझे उम्मीद है कि किसी हद तक आपका माइंड थोड़ा क्लियर हुआ होगा. अगर इसमें 20%, 30%, 40% भी अगर आप चेंज लेकर आते हैं, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू. मैं इसके साथ मजीद सॉल्व पैराग्राफ्स आपको दूंगा, आप उसको भी घर पे स्टडी कीजिएगा. उसके बाद जब मैं इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग आपके हाफ बुक पेपर में दूंगा, you will definitely find a great change in that. So thank you very much. That's enough for today. Inshallah we'll meet you. Allah Hafiz.